हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स में सेकंड चैप्टर गोसेज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले हम एरिया वेक्टर को समझेंगे। अब तक हमने जो है एरिया वेक्टर एरिया जो है उसको हम स्केलर ट्रीट करते आए हैं। अभी तक हमने जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स की हैं एरिया से रिलेटेड, उसमें हमने एरिया को एज ए स्केलर ट्रीट किया है। आज तक हमने एरिया के बारे में, वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है या एरिया की कोई डायरेक्शन होती है। लेकिन आज हम जो है एरिया के बारे में एक नई चीज़ जानेंगे कि एरिया में भी डायरेक्शन होती है, एरिया को भी एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की। तो एरिया जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या होता है कि एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हमको समझना है। सबसे पहले हम बात करें किसी भी सरफेस की, तो उसके अंदर क्या होता है कि सरफेस की डायरेक्शन चेंज करते हैं। या सरफेस की हम बात करें कि उसका जैसे मान लो कि एक ये सरफेस है और सामने से कोई देख रहा है इसको। अगर हम इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं तो इस सरफेस का कुछ पार्ट हमको दिखाई देता है, और टर्न करते जाते हैं तो और पार्ट दिखता है। ऐसे ऐसे करके हम इसको जैसे जैसे टर्न करेंगे और फाइनली जो है इस सरफेस का कंप्लीट पार्ट हमको दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसको और किसी एंगल पे टर्न करते हैं तो इसका क्या होता है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। तो किसी भी सरफेस का जो ओरिएंटेशन होता है वो हम चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करके उसका जो एंगल है या हम जिस साइड से हम देख रहे हैं उससे हम क्या करें, उसको टर्न कर दें। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी ओरिएंटेशन की बात करें, किसी भी सरफेस के ओरिएंटेशन की, तो उसको चेंज किया जा सकता है। अब हम आगे बात करेंगे कि सरफेस जो होती है, कोई भी सरफेस होती है उसका एक नॉर्मल होता है। जैसे ये सरफेस है, इसका नॉर्मल जो है वो क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो जब हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो उसके नॉर्मल की डायरेक्शन भी चेंज होती है। जैसे मान लो इसको ऐसे टर्न कर रहे हैं तो नॉर्मल भी टर्न कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो है ओरिएंटेशन से रिलेटेड होता है। तो एज ए नॉर्मल टू द प्लेन स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। नॉर्मल जो है वो क्या बताएगा, ओरिएंटेशन को बताएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम नॉर्मल की डायरेक्शन की बात करें तो वो और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी सरफेस का ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है। Therefore, the direction of a planar area vector is along its normal। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी एरिया की बात करें, किसी भी सरफेस के एरिया की बात करें तो उसका जो वेक्टर, एरिया का जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हम निकालें तो वो हम ऑलवेज उसके नॉर्मल के अलोंग लेते हैं। अगर किसी भी एरिया के वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर की बात करें, और यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेनर एरिया वेक्टर की, यानी कि जब भी एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे प्लेनर एरिया होगा। यानी कि अगर प्लेनर एरिया नहीं है तो हम उसके लिए हम उसको एक स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करेंगे और एक वेरी स्मॉल एलिमेंट जो होता है वो एज ए प्लेनर ट्रीट किया जाता है। तो जब भी हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो प्लेनर एरिया वेक्टर की बात करेंगे, और इस प्लेनर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के नॉर्मल के अलोंग होती है। अब जो नॉर्मल होता है उसकी दो डायरेक्शन होती हैं। नॉर्मल कैन पॉइंट इन टू डायरेक्शन। दो डायरेक्शन कैसे होती हैं, जैसे मान लो कि ये एक प्लेनर एरिया है तो इसके अंदर दो पार्ट हैं। एक ये अपवर्ड, ऊपर जो पार्ट है इसकी बात करेंगे, और एक डाउन में जो पार्ट है उसकी बात करेंगे, डाउन एरिया और अप एरिया। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी,
और जो ये डाउन में जो एरिया दिख रहा है, डाउन में जो सरफेस है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो किसी भी नॉर्मल की बात, किसी भी सरफेस के नॉर्मल की बात करते हैं, उसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी। अब अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करें, जैसे मान लो कोई क्लोज सरफेस है, जैसे ये क्लोज सरफेस है, एक क्लोज्ड क्यूब है, और इसमें हम इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के नॉर्मल की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक तो बाहर की तरफ होगी और एक अंदर की तरफ होगी। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल की दो डायरेक्शन जो होती हैं वो एक इनवर्ड्स होती है और एक आउटवर्ड्स होती हैं। हम यहाँ पे दो प्लेन की बात करेंगे, एक तो क्लोज्ड सरफेस की और एक 2D प्लेन की बात करेंगे, 2D सरफेस की बात करेंगे। तो 2D जो सरफेस होता है, 2 डायमेंशनल जो सरफेस होता है, उसमें भी दो डायरेक्शन होती हैं। अब दो डायरेक्शन, जैसे मान लो कि ये एक प्लेनर एरिया है और ये इस तरह से है, तो इसकी भी दो डायरेक्शन हो सकती हैं। एक डायरेक्शन तो इस इधर हो जाएगी और एक पीछे की तरफ हो जाएगी, यानी कि इसकी दो डायरेक्शन दोनों क्या होंगी, अपोजिट होंगी, एक इधर है और एक इधर है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ये एरिया ए है, तो इसको हम ले सकते हैं ए वेक्टर, एरिया वेक्टर, या एस एरिया के लिए हम कई बार एस भी लेते हैं, तो एस वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि यहाँ बोल सकते हैं बाई कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट। वेक्टर जो होता है वो एक एवरी एरिया एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड होता है ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। अब हम बात करें क्लोज्ड सरफेस की, ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल। अगर हम किसी क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो उसके लिए हम जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात करेंगे वो ऑलवेज नॉर्मल के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। तो जैसे इसको ले लेते हैं अपन, ये क्यूब है, इस सरफेस की बात करते हैं। अगर ये सरफेस है, इसके नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल क्या होता है, किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब ये जो परपेंडिकुलर है या तो आउटवर्ड हो सकता है या इनवर्ट हो सकता है, लेकिन जब क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो हम हमेशा एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन लेंगे वो नॉर्मल के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। ऐसे ही हम इसको भी ले सकते हैं, जैसे मान लो ये है, ये वाली जो सरफेस है बैक वाली सरफेस, तो इसके लिए जो है इस प्लेन एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन नॉर्मल के लोग आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड में नहीं होगा। और भी हम ले सकते हैं, जैसे इस सरफेस की बात करें, जो ऊपर वाली जो सरफेस है अपवर्ड, इसके लिए क्या ले लेंगे, इसके लिए भी नॉर्मल की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो अगर क्लोज सरफेस है तो उसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। और प्लेनर एरिया है और वो क्लोज सरफेस नहीं है, 2 डायमेंशनल है, तो उसमें दो डायरेक्शन हो सकती है, जैसे इधर भी हो सकती है और इसके अपोजिट भी हो सकती है। अब उसके अंदर क्वेश्चन जब आता है तो प्लेनर के लिए 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं वो हम कोई सी भी चूज कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो एक ये डिस्क है, ये प्लेनर एरिया है, इसकी अब ये इस तरह से रखी हुई है और हम बात करेंगे इस जो फ्रंट में जो दिख रहा है एरिया, उसकी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, तो हम बोल सकते हैं इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा एस वेक्टर। मान लो ये एक सरफेस है, इस तरह से रखी है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, तो ये एस वेक्टर लिख सकते हैं इसको। इस तरह से हम कोई भी जो प्लेन होगा, कोई भी सरफेस होगा, उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये जैसे अगर हम एक्स वाई जेड की बात करें तो यहाँ पे ये जो प्लेन है, ये जो सरफेस है, ये एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन का मतलब इस तरह से है, और इस सरफेस की जो फ्रंट में जो दिख रहा है, इस एरिया के वेक्टर की बात करें तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। और इसकी ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन में होगी, ये हम बोल सकते हैं कि वाई एक्स के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। तो वाई एक्स के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्स के अलोंग हम यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। और इसके बिलो जो सरफेस है उसकी अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगा। वो किधर होगा, माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगा। अगर मान लो ये सरफेस वाईजेड प्लेन में होती और उसके एरिया वेक्टर की बात करते हो, वो क्या होता, एक्स एक्स के अलोंग होता, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है या नेगेटिव में। तो हम उसके लिए एक वाईजेड प्लेन में जो सरफेस है उसके अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो वो या तो प्लस आई कैप में होगा या माइनस आई कैप में होगा। तो ये हमको ध्यान रखना। ऐसे ही एक ये क्लोज सरफेस दे रखा है और ये इरेगुलर है, ये प्लेनर सरफेस नहीं है। प्लेनर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस पर एक स्मॉल एलिमेंट एरिया लेंगे, स्मॉल ये है स्मॉल एलिमेंट एरिया। और मान लेते हैं कि इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है वो डेल्टा एस है। तो इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें एरिया वेक्टर की, तो नॉर्मल मान लो ये है, तो नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल का एन कैप है और डेल्टा एस जो इसका एरिया है, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग ही हो जाएगी। जैसे ये मान लेते हैं डेल्टा एस वेक्टर क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा एस वेक्टर जो है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू एन कैप। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो क्या है, अलोंग द नॉर्मल है, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से हम जितने जो भी एरिया होगा, जो भी सरफेस होगी, उसका एरिया वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये हमको क्यों करना पड़ रहा है, इसके लिए हम अभी आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। वहाँ पे हमको पता चलेगा कि एरिया वेक्टर क्यों रिक्वायर्ड है। आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एक तो हमको एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने फर्स्ट चैप्टर में दो चीज़ें जानी थी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाए गए हैं इनमें ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, ड्रॉ की गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मीन मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे शो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इसको समझें, तो सिंपल सा ये है कि मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस है, उस सरफेस को यहाँ पे हमने प्लेस कर रखा है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस में से पास हो रही हैं। और मान लेते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसमें से पास हो रही है, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की बात करेंगे तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है इस सरफेस में से परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास होगी उतनी ज़्यादा इसमें से इससे रिलेटेड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, किसी एरिया की बात करें और उसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस अलोंग द नॉर्मल, अगर नॉर्मल के अलोंग या परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through number of electric field lines passes through normal to the surface
in an electric field is called electric flux. क्या है यहाँ पे कि अगर किसी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्मल के अलोंग है, जो सरफेस है उसके नॉर्मल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, रखा हुआ है, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको जनरली हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नोटेशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या होता है, फाई होता है। अगर हम और इसको अच्छे से समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डायग्राम बनाए गए हैं। ये जो यहाँ पे सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ये इस तरह से प्लेस्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे पास हो रही हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ये सरफेस के क्या परपेंडिकुलर है। तो इस केस में नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो होंगी इसमें से पास होने वाली वो मैक्सिमम होंगी। अगर हम इस दूसरे केस की बात करें तो इसमें जो ये सरफेस रखा हुआ है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे रखने की बजाय कुछ इस तरह से है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये तो इस तरह से था और ये जो है वो इस तरह से या फिर इस तरह से है, यानी कि किसी एंगल पे रखा हुआ है। तो कुछ एंगल पे रखा हुआ है तो इसका मतलब है इस केस में तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी और इस केस में क्या होंगी, कम पास होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। और इस वाले केस की बात करें तो इसमें जो ये सरफेस है वो इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है। तो इस सरफेस में से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो इसमें से तो पास होगी नहीं, इसमें से पास होने के लिए ये सरफेस एरिया इस तरह से होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सरफेस में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे पास होती हैं सरफेस में से उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। लेकिन अगर इसको हम मैथमेटिकली समझें तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक दूसरी डेफिनेशन लेते हैं, या हम बोले कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो सरफेस है इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा पास होंगी। साथ में अगर एंगल चेंज कर रहे हैं तो एंगल चेंज करने से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो रही है। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज या डिक्रीज करें, मान लो इंटेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सरफेस में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं अपन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a scalar product of electric field intensity E vector and area vector S vector. Electric flux is a scalar product of electric field intensity and area vector. That is हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि ई और एस का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस थीटा। हमको पता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, इस तरह से हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी का
जो स्केलर ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई इंटू एस इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं इस फॉर्मूले से भी कि फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और थीटा एंगल पे भी डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड कर रहा है, फाई जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर हम बात करें थीटा की तो थीटा से किस तरह से रिलेट कर रहा है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो कि किसी एंगल पे है एरिया वेक्टर जो है, तो इसके अगर कंपोनेंट करें एस वेक्टर के, तो एस का एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और वो हम लिख सकते हैं एस कोस थीटा। क्या होगा, एस कोस थीटा। और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, वो होगा एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए इस तरह से रखा हुआ है, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो ये वाला जो एस कोस थीटा है एरिया वेक्टर का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जो है, इसके लिए सरफेस एरिया किस तरह से बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा। तभी क्या होगा, एस कोस थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। अब इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और ये इस तरह से है तो इसके लिए एरिया किस तरह से बिहेव करेगा, ऐसे होगा। इसकी जो पोजीशन होगी तो हम बोल सकते हैं इसके लिए ये रहेगा। अब इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी और इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो हम क्या करते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एस कोस थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग है, इस वाले कंपोनेंट के लिए हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं। तो एस कोस थीटा जो है यहाँ पे आता है। तो हम इसी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फाई जो है वो ई वेक्टर और एस वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये हमको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्लक्स के लिए। तो ये फ्लक्स की डेफिनेशन से आता है, बाय फ्लक्स डेफिनेशन। अब हम इसके यूनिट की बात करते हैं। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसकी यूनिट इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। फाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ई एस कोस थीटा। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, एसआई यूनिट हम निकाल सकते हैं। देखो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर हमको ध्यान हो थोड़ा सा तो ई इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होती है। अब हम बात करें एस एरिया की, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिख देंगे और एरिया की यूनिट लिख देंगे, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसे ही एक और इसकी यूनिट होती है, उसके लिए हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दूसरी यूनिट हमको पता करनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। डी वी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आर जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे ई की जगह हम क्या रखेंगे, वोल्ट पर मीटर। एस एरिया है, एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, वोल्ट मीटर। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ जाती है। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो या तो फॉर्मूले से जो 5 लैक्स का फॉर्मूला उससे निकालेंगे डायमेंशन, या फिर जो यूनिट दे रखे हैं उससे निकाल सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, डायमेंशन निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं अपन फोर्स अपॉन चार्ज एफ अपॉन क्यू,
और एस एरिया है। कोस थीटा जो है इसकी यूनिट इसकी डायमेंशन हम देखेंगे। वैसे कोस थीटा की डायमेंशन क्या होती है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, m1 l1 t माइनस 2। चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, चार्ज की डायमेंशन होती है a1 t1। कैसे निकालेंगे, फोर्स का तो आप F इक्वल्स टू ma से फाइंड करना, और चार्ज का जो है Q इक्वल्स टू I इंटू टी से। जब भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उन्हीं में हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू I इंटू टी है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, T टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए T। एरिया के लिए क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसकी अलग अलग केसेस की बात करते हैं। तो केस फर्स्ट जो है, स्पेशल केसेस ले लेते हैं। केस फर्स्ट की बात करते हैं। इफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, मीन्स थीटा क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री। थीटा 0 लेने का मतलब क्या बताओ, यहाँ पे थीटा 0 लेने का मतलब है कि जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, यानी दोनों पैरेलल डायरेक्शन में हैं, ईच अदर पैरेलल। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू ई एस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू आती है। ये मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ई एस कोस थीटा जो है, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो 0 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, फ्लक्स पॉजिटिव है, हम बोल सकते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, और इस फ्लक्स को हम बोलते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। आउटगोइंग फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स को हम क्या लेते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स लेते हैं। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री कैसे होगा, इफ एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये वाला केस ले सकते हैं। देखो सरफेस इस तरह से रखी हुई है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0 फ्लक्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जो सरफेस एरिया है उसमें से एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है। फिर थर्ड केस की बात करते हैं, ये केस 2 था। अब थर्ड केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू हम 180 डिग्री ले लेते हैं। इफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज 180 डिग्री। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि फाई इक्वल्स टू ई एस कोस 180। अब कोस 180 की वैल्यू क्या होती है? कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ई इंटू एस हो जाएगा। ये क्या हो गया? नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स, और नेगेटिव फ्लक्स को हम वो इनकमिंग फ्लक्स के नाम से जानते हैं, इनकमिंग फ्लक्स। दिस इज इनकमिंग फ्लक्स। तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव फ्लक्स। इस तरह से हम ये स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ा। अब आगे जो है हम इसके आगे नेक्स्ट जो है अगला जो पॉइंट है इसके अंदर एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज की बात करेंगे। तो क्लोज सरफेस में किस तरह से, जैसे मान लो कि ये एक स्फीयर मान लेते हैं और इसमें प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। क्या है? प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। अब एक चीज़ हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट हो रही है तो वो किस तरह से होंगी? इस पॉजिटिव चार्ज से दूर होंगी, बाहर की तरफ होंगी, इस तरह से होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से जनरेट हो रही हैं वो इस सरफेस में से बाहर की तरफ निकलेंगी, और बाहर निकलेंगी तो हमने अभी बोला था कि आउटगोइंग जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आउटगोइंग फ्लक्स है। ये क्या है? आउटगोइंग फ्लक्स। क्या है ये? आउटगोइंग फ्लक्स, या लिविंग फ्लक्स भी बोल सकते हैं इसको, लिविंग फ्लक्स। और ये क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव। और अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता, तो अगर माइनस चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस सरफेस के अंदर एंटर कर रही हैं। ये जो स्फीयर है इसमें एंटर कर रही हैं, और नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? फ्लक्स को क्या लेते हैं? नेगेटिव फ्लक्स लेते हैं। तो नेगेटिव फ्लक्स है और साथ में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एंटर कर रही हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इनकमिंग फ्लक्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज इनकमिंग फ्लक्स। और इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव फ्लक्स से लेते हैं। क्या लेंगे? नेगेटिव फ्लक्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लो कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन नेचर डिफरेंट है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज इसमें कितना है? 0 है। अब अगर हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करें, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है तो वो किस तरह से होंगी? जैसे मान लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ निकल रही है। क्या हो रहा है? बाहर की तरफ। और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एंटर करेंगी। तो एंटर करेंगी तो इस तरह से होंगी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकल रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इसमें एंटर करेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितना फ्लक्स इससे लीव कर रहा है, फ्लक्स
जो आउटगोइंग फ्लक्स है उतना ही यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स है। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। तो जब भी हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स आएगा उसको फाइंड करेंगे और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स आएगा उसको फाइंड करेंगे। और टोटल फ्लक्स के लिए क्या किया जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं, या फिर हम बोलें कि आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं एंड इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं आउटगोइंग फ्लक्स प्लस इनकमिंग फ्लक्स, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे ध्यान रखना है आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इनकमिंग फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस तरह से हम किसी भी सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो टोटल जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स एंड इनकमिंग फ्लक्स, वेयर आउटगोइंग फ्लक्स विल बी पॉजिटिव एंड इनकमिंग फ्लक्स विल बी नेगेटिव। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो है एक ऐसी बॉडी की बात करेंगे, एक ऐसे सरफेस की बात करेंगे जैसे मान लो एक क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज सरफेस है और इरेगुलर सरफेस है। ये क्या है, इरेगुलर सरफेस है, प्लेनर सरफेस नहीं है इस बॉडी की। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जैसे मान लो एक क्लोज सरफेस है तो इस क्लोज्ड बॉडी का सरफेस जो है वो इरेगुलर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना इजी नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लेंगे, मान लेते हैं ये डेल्टा एस है। और इस स्मॉल एलिमेंट एरिया से रिलेटेड हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। जो स्मॉल एलिमेंट एरिया होगा उसको हम एज ए प्लेनर ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि इसके नॉर्मल की डायरेक्शन ये है एन कैप, ठीक है। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी एन कैप के अलोंग ही होगी, यानी ये डेल्टा एस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्मॉल एलिमेंट एरिया जो है, ये स्मॉल एलिमेंट एरिया, इससे रिलेटेड हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है उससे हम क्या निकालते हैं, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो अगर ये स्मॉल एलिमेंट एरिया है तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉल एलिमेंट एरिया से रिलेटेड फ्लक्स जो है उसको डेल फाई यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, डेल फाई। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हम इसको कैलकुलस फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेल एस टेंस टू 0 लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं कि डेल एस वेक्टर टेंस टू 0 है। देन हम लिख सकते हैं डेल फाई को तो हम लिखेंगे डी फाई और इसको हम लिख लेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हो गया इस स्मॉल एलिमेंट एरिया से रिलेटेड फ्लक्स हो गया। अगर टोटल एरिया से रिलेटेड फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सरफेस पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट एरिया लेंगे और उन सब से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और उन सब का सम कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे।
तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा, साथ में इधर ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इसका करेंगे। अब यहाँ पे जो है सरफेस इंटीग्रल होता है, इस वजह से यहाँ पे एस यूज करते हैं। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस इंटीग्रल। और अगर एक क्लोज्ड सरफेस है तो यहाँ पे एक सर्कल भी लगाते हैं। ये जो सिंबल है ये हमको क्या बताएगा? क्लोज्ड इंटीग्रल को बताएगा। क्लोज्ड सरफेस का जो इंटीग्रल है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, डी फाई जो है वो क्या लिख देंगे? टोटल सरफेस जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, वो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस वेक्टर। इस तरह से हम इरेगुलर सरफेस के लिए भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में इसके अगले लेक्चर में जो है हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।